नमस्कार, द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। देश की राजनीति में आज बयानबाजी अपने चरम पर है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा तक बता दिया है। रिजिजू का दावा है कि राहुल गांधी नक्सलियों, उग्रवादियों और विदेशी ताकतों से जुड़े लोगों से मिलते हैं। वहीं कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक हताशा और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। सियासी तूफान यही नहीं थमा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 118 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ यह प्रस्ताव दाखिल हुआ था। आरोप है कि स्पीकर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे। तो सवाल बड़ा है, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या मंच बनेगी या टकराव का अखाड़ा? और क्या इस टकराव में जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं? तो चर्चा करेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर आशीष हंडा हैं, जो कि बीजेपी से नेता हैं, और शाह खान जी हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, और दिनेश गेट जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और शुरुआत जो है मैं दिनेश गेट जी से करूंगा। दिनेश सर, जिस तरह से एक नया बात सामने आती है कि राहुल गांधी को पर साफ तौर पर आरोप लगाया जाता है, उनको सुरक्षा के हवाले से खतरा बताया जाता है देश के लिए, आप इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया इसमें क्या कहता है? जी साहिल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जैसे राहुल गांधी जी जो है वो मतलब एज ए पर्सन, मैं व्यक्ति के तौर पे उनको अगर देखता हूँ तो बेहतरीन शख्सियत हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉलिटिक्स के लिए शायद वो नहीं बने हैं, क्योंकि राजनीति में जो चीज उनको नहीं करनी चाहिए वो जरूर करते हैं। और जैसे सलमान खान का डायलॉग था कि मतलब मैं जैसे कि मतलब कि भी जो मैं नहीं करता वो जरूर करता हूँ, और पता नहीं क्या क्या जो चीजें हैं, तो उस तरह की चीजें होती हैं। देश में जो बोलना होता है वो देश में बात नहीं करते, देश के बाहर जाके बात करते हैं, कहीं ना कहीं जाके कंट्रोवर्सी करने का काम करते हैं। अमेरिका में जाकर के भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं। अब डेड इकोनॉमी किस तरीके से मेरी समझ नहीं आ पा रहा है कि जब जिस टाइम पे यूपीए 1 और यूपीए 2 का शासन समाप्त हुआ और 2013 में 11वें 12वें पायदान पे हमारी इकोनॉमी थी, और वो चौथे नंबर पे आ चुकी है। 4 ट्रिलियन के आसपास का हमारा कारोबार है उसी को लेकर के, और सारे विश्व में सबके साथ हमारी संधि और भाईबंदी सभी के साथ में है। और एक तरह से वसुदेव कुटुंबकम जैसे बोले कि भाई सारा एक तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है जी। उसको लेकर के हम लोग चलते हैं, सभी को साथ में लेकर के। और दूसरा, और हम लोगों ने जैसे कि जैसे हम लोग जैसे कि 140 करोड़ जो लोग हैं, तो हम लोग क्या है कि कंज्यूमर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं। तो हम लोगों को एक तरह से देखिए, जैसे कि जो जब से जैसे कि 2014 में जैसे मोदी जी की सरकार आई, तो उसके बाद में एक चीज पे ध्यान देने का काम किया एनडीए सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, कि वो ये करने का काम किया कि यहाँ पर जो लोग जो हैं वो सिर्फ इस तरफ ज्यादा प्रेरित हो कि किस तरह के ज्यादा ज्यादा उत्पादन हो चीजों का। और चाहे वो मतलब जैसे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे मतलब एक तरह से मतलब सी फूड को लेके बात करें, एमएसएमई की बात करें, एआई को लेके बातचीत जिसका समिट में भी चल रहा है दिल्ली में 4 दिन, और उसके अलावा जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट को लेकर के बात करें, तो उसको लेकर के बढ़ावा देने का काम किया। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अर्थ के बिना सब चीजें अर्थहीन है। यानी जी। कि जिस तरीके से अगर देश की आर्थिक तरक्की अगर होगी तो सभी चीजें देखिए, बाकी सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। तो हम लोग किसी से लड़ने भिड़ने में और ये उस चीजों में विश्वास नहीं करते। अब सिर्फ चीजों को जैसे नई नई मार्केट का सृजन करने का काम, जैसे छोटी छोटी जो कंट्रीज है उनको हमने टैप करने का काम किया, जैसे कि अभी जैसे कि पिछले 10-12 साल में। और ये चीजें हुई कि जैसे कि जो मतलब कि जैसे जो भी छोटी कंट्रीज हैं उन सब में एक तरह से हमने जैसे अपने पहले हम लोग डिफेंस के इंपोर्टर थे, डिफेंस प्रोडक्ट के। अब हम लोग उसके एक्सपोर्टर है। जब मिसाइल्स हो गया या अन्य चीजें जो हो गई, गोला बारूद हो गया, तो उस तरह की जी। चीजें हम बाहर देने का, यहाँ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से और चीजों से हम लोग यहाँ से देने का काम करते हैं। तो साहिल जी, उसमें अप्रत्याशित जो बढ़ोतरी हुई उसमें देश के साथ में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष के नाते, जैसे अब वो राहुल जी जो है तो एक साधारण सांसद नहीं है, वो एक तरह से 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के तौर पे, और उनको इस तरीके देखा जाता है कि वो जनता के हित की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे। और जहां पर देश हित की बात आएगी तो वहां पर देश के साथ खड़े रहेंगे, अपनी बाकी चीजों को मतलब कि मनमुटाव या जो बाकी चीजें हैं उनको छोड़ करके। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो देश के अंदर की स्थिति की बातचीत है। जैसे चुनाव बीत गए, एक बार सबने सीटें जीत ली या मतलब कि उससे अलग हट गए, उसके बाद में जाकर के स्थिति ये बनती है कि सिर्फ देश की बात करनी चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल को लेकर के आए, या जैसे ट्रेड डील को लेकर के जी। जिस टाइम पे चीजें पूरे उठाव पे थी, तो या तो पूरी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि एक मैं अभी मतलब डिबेट में था, तो यूएस ट्रेड डील को लेकर के बातचीत चल रही थी, उसमें राहुल जी का एक वो चलाया गया कि राहुल जी कहते हैं कि ठीक है कि बांग्लादेश जो है वो जीरो टैरिफ उसको मतलब उस पर लगेगा, और उसको टेक्सटाइल को लेकर के। जबकि उनको जानकारी शायद इसके बारे में शायद कम है या कम पढ़े, जो है चीनों को मतलब कम पढ़ लिख करके आते हैं। तो उसमें देखिए साफ सी कहानी, जैसे जीरो टैरिफ है, तो मैं भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा उसमें कि बांग्लादेश को टेक्सटाइल पर जीरो जो वो जो ड्यूटी लगाएंगे
अगर वो अमेरिका से सेम जो मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उसको फिनिश गुड्स को वापस भेजेगा। सेम चीजें हमारे साथ भी उस तरीके से, अगर हम लोग इंपोर्ट करके वहां से, अगर यूएस से हम लोग जैसे वहां से कॉटन जो है उसको इंपोर्ट करके और उसी को फिनिश करके बेचते हैं तो हमारी भी जीरो ड्यूटी है। और बहुत सारी चीजें जैसे जीरो ड्यूटी है। और दूसरा बांग्लादेश पर 19% ड्यूटी, हमारे पे 18% ड्यूटी है। और बहुत सारी चीजें तो उसको लेकर के, और जैसे कहीं ना कहीं देश विरोधी जैसे ताकतें हैं, जैसे फोर्ड फाउंडेशन है वो वॉच लिस्ट में है पूरे तरीके से उसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह से विश्व में जैसे इकोनॉमीज है उनको कहीं ना कहीं अपने फायदे नुकसान के हिसाब से ऊपर नीचे करने में माहिर हैं। जी और वो लोग अपना जैसे कि मतलब जो मतलब कंट्रोवर्शियल जो उद्योगपति हैं उनका पैसा लगा करके उथल पुथल मचाने का सारे विश्व में काम करते हैं। तो उसको लेकर के, और जैसे बाकी जो चीज बोली तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सोच समझ के बात करनी चाहिए अपने, मतलब एक जो पार्टी उसको लेके बात करनी चाहिए। क्योंकि जैसे पिछले 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो है उसके लिए जो जरूरी जो सीट है उसके भी लाले पड़ गए थे। और अभी जाके किस तरीके से 100 के नजदीक तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यही चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझें। जी और एक मजबूत लोकतंत्र में हमेशा मजबूत एक जैसे कि मतलब विपक्ष जो है उसकी बहुत जरूरत होती है। तो हम लोग चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको, कि साथ में अपने जी तरीके से अपनी पार्टी को ऊपर बढ़ाएं और अपने बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में, लेकिन मजबूत तरीके से देश हित की जनता की बातें और वो उठाएं जो कि जायज हो, वाजिब हो और जो करने के लायक हो चीजें। जी, मैं जी दोबारा साहिल रुख जी। करूंगा आपका। मैं शान खान जी का रुख करना चाहूंगा। साफ तौर पे आपने पूरे डिटेल में बात को समझ रखा है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बड़े कंधों के ऊपर है, जिसको कि राहुल गांधी को निभाना चाहिए और पूर्ण तरीके से चाहिए। तो रुख करूंगा मैं शान खान जी का, और उनसे भी ये मैं समझूंगा इन चीजों को, इन आरोपों को। शान खान जी, मैं देखिए आपका रुख साहिल कर जी। जी जी, आप दे लीजिए जवाब। क्यों जिस तरीके से बातें सामने आई हैं तो उसमें आपका पक्ष इसमें क्या है? मतलब किरण रिजिजू जी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उस पे आपका जवाब क्या है? देखिए साहिल जी, भारत का संविधान भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं देता है कि वो दूसरे नागरिक को देशद्रोही या देश विरोधी या देश विरोधियों के साथ मिला हुआ करार दे। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर प्रत्येक प्रत्येक नागरिक को गंभीर रहना चाहिए। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, केवल और केवल अपने राजनीतिक विरोधियों का चरित्र हनन करने के लिए यदि आप इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो ये आपके हल्केपन का प्रमाण है। आज जिस प्रकार से रिजिजू जी केंद्र सरकार में एक मंत्री हैं और वो विपक्ष नेता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। यदि कोई भी व्यक्ति, वो शान खान हो कि वो राहुल गांधी जी हो कि वो नरेंद्र मोदी जी हो कि चाहे वो अमित शाह हो, कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास साक्ष्य है कि वो देश विरोधी है या देश विरोधी शक्तियों के साथ वो मिला हुआ है तो आपकी सरकार है तुरंत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजना चाहिए। किंतु केवल और केवल वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आपके पास उत्तर नहीं है, इसीलिए उसको देश विरोधी कहना, देश विरोधी शक्तियों के साथ मिला हुआ कहना और उसका चरित्र हनन करना, ये बहुत ही घटिया हरकत है भारतीय जनता पार्टी की। यदि इसी प्रकार से नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने और गांधी जी ने इनका चरित्र हनन किया होता तो ये कहीं के नहीं बचे होते। क्योंकि जो आरएसएस का इतिहास है, जो हिंदू महासभा का इतिहास है, वो अंग्रेजों की गुलामी, चाटुकारिता और उनके लिए जासूसी करने का इतिहास है। ये जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना खून पसीना दे रहे थे, जब वो लड़ रहे थे, जब वो लाठियां खा रहे थे, जब वो त्याग और बलिदान दे रहे थे, तब ये भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तब ये अंग्रेजों के पक्षधर बने हुए थे। तब भी, उसके बावजूद भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी भी इनको देश विरोधी, देशद्रोही या देश विरोधियों के साथ मिला हुआ नहीं कहा। तो इनको भी शर्म आनी चाहिए कि शान देश खान के जी, किसी भी एक नागरिक बात को, तो आती है और कि विशेषकर सोरस सोरस का जब जिक्र आता है तो उसका भी तो जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है मैंने कि नहीं? पहले ही, कहीं साहिल कहीं जी, मैंने पहले जब देश में चुनाव होता है और राहुल गांधी जो है वो अकेले ही घूमने निकल जाते हैं, मतलब कि बहुत से सवाल तो उठते हैं ना, उसका जवाब तो मतलब बनता है ना देना। अब किरण रिजिजू अगर ये बात कह रहे हैं, किस बिना पे कह रहे हैं, मैं डॉक्टर आशीष आंटा से बात ये जवाब लूंगा, पर कहीं ना कहीं धुआं वहीं उड़ता है जहां पे आग लगी होती है। साहिल जी, पहली बात तो ये है जी कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। वो विधि अनुसार अकेले या दुकेले या 4 लोग के साथ या 10 लोग के साथ जैसी उसकी इच्छा हो वैसे वो कहीं भी आ जा सकता है, उस पर किसी की रोक नहीं है और ना कोई रोक लगा सकता है। दूसरी बात, आप सोरोस की बात करो या दुनिया के किसी व्यक्ति की बात करो, यदि वो भारत विरोधी है
और भारत का कोई नागरिक उससे मिला हुआ है और आपके पास साक्ष्य है तो आप उसको उठाकर जेल में डालो। किंतु केवल और केवल उसका चरित्र हनन करना है, केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करना है, तो यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। यदि उसको लगता है कि शान खान देश विरोधी शक्तियों के साथ मिला हुआ है तो शान खान को भी जेल में डाले, किंतु केवल बयानबाजी ना करे। और रही बात देश विरोध की, तो ध्रुव सक्सेना और प्रदीप कुलकर्णी जैसे न जाने कितने संघ के और भाजपा के लोग पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। कौन जिन्ना की मजार पे जाकर मत्था टेका था और किसने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा था, यह पूरा देश जानता है। कौन पाकिस्तान बिरयानी खाने गया था और कौन चीन के साम्यवादी पक्ष के साथ बैठक करता है, ये सब जानते हैं। इसीलिए भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले। भाजपा और उनके जितने भी पितृ संगठन हैं, उनके जितने भी पूर्वज हैं, उनका इतिहास बहुत गंदा है, बहुत घटिया है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ साठगांठ की, इन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लिया। इनका इतिहास इतना गंदा है कि यदि मैं खोलने लगूं तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से किरण रिजिजू को कहना चाहता हूं कि वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। ऐसी घटिया बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती है, ये काम उन्हें बंद कर देना चाहिए। मैं दोबारा करूंगा आपको शान खान जी। मैं जवाब लेता हूं डॉक्टर आशीष आंडा जी से, हमारे साथ नेता हैं भाजपा से। डॉक्टर आशीष, बड़े आरोप लगे हैं, आरोप भाजपा ने भी लगाए हैं, तो इन सब चीजों का क्या औचित्य है? और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं साफ तौर पर आरएसएस के ऊपर भी और भाजपा के ऊपर भी। साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को बाकी तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, हमारे यहां संस्कृति में कहा जाता है कि कोई भी आदमी अपने जन्म से या अपने कर्म से पहचाना जाता है। तो आज मैं राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी, जो हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके जन्म, उनकी पार्टी के जन्म और उनके कर्म सबके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालने का इजाजत चाहूंगा। देखिएगा, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भारत के, भारत जैसे बड़े देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक जिम्मेवार पद पे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि इतने जिम्मेवार पद पे एक गैर जिम्मेदार इंसान इस समय विराजमान है। वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? कांग्रेस पार्टी को। आज का हमारा डिबेट का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? ये जानना कि जो किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, एंटी नेशनल है, वो सही है या गलत है? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो पार्टी क्या किसी इंडियन के द्वारा बनाई गई है? जी नहीं। ह्यूज ने वो पार्टी बनाई जो खुद एक इंडियन नहीं था। वो परिवार जिसको राहुल गांधी बिलोंग करते हैं, उनकी आदरणीय माताश्री, क्या वो बाय बर्थ इंडियन है? जवाब है नहीं। राहुल गांधी का सरनेम, क्या वो गैंडी है, क्या वो गांधी है? आज तक एक क्वेश्चन मार्क है। राहुल गांधी का रिलीजन, क्या वो जनेऊधारी हिंदू है जिसकी आज तक कोई फोटो सोशल मीडिया पे होली, दिवाली, भैया दूज मनाते हुए किसी के पास नहीं है? या वो एक इच्छाधारी जालीदार टोपी पहन के घूमने वाले, इफ्तार पार्टी में मनाने वाले लोग हैं? कौन है राहुल गांधी? उनकी नेशनैलिटी क्या है? क्या वो इंडियन है या वो ब्रिटिश सिटीजन है? इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप समझिएगा, थोड़ा इसको और प्यार से अगर मैं समझाऊं अपने साथी को, तो राहुल गांधी और गांधी परिवार वो हैं जो खाते तो भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, पैसा चाइना से लेते हैं, हुक्म सोरोस का बजाते हैं, हाँ में हाँ ट्रंप की मिलाते हैं और ऑफिस टर्की में खोलने जाते हैं। यह है राहुल गांधी का परिवार। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े होते हैं राहुल गांधी। टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए आधी रात को बैटरी ऑफ लॉयर्स लगाते हैं राहुल गांधी। फिर चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, और उनकी माताश्री तो बाटला एनकाउंटर में मारे जाने वाले टेररिस्ट पे आंसू उनके बंद होने का नाम नहीं लेते। आप बताइएगा, एक बार ट्रंप ने कह दिया भारत की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी कहते हैं हाँ हाँ भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप साहब आप सही कह रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाना। जरा देश के बाहर गए नहीं कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की लॉ एंड ऑर्डर को, भारत की जुडिशरी को, भारत की डेमोक्रेसी को, सबको ताक पे रख देते हैं। वो एक प्रत्यय भर उनको शर्म नहीं आती कि मैं जिस भारत का सिटीजन हूं, मैं जिस भारत के पासपोर्ट पे बाहर गया हूं,
जहां की जनता ने मुझे चुन के एक एमपी बनाया और जहां की जनता की वजह से मैं एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, जिस संविधान की कसम खा के मैं इस सर्वोच्च पद तक पहुंचा हूं, मैं उसी संविधान को धूमिल करता हूं। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके यूं हिलाने से कुछ नहीं होता, जिसको उन्होंने आज तक पढ़ा भी नहीं। वो संविधान के मंदिर को जिस तरह से शर्मसार करते हैं, कभी आंखें मार के, कभी जादू की जप्फी दे के और कभी फ्लाइंग केस दे के, डॉक्टर आशीष, वो एक हम सवाल सबसे जोड़ छुपा लेता हूं हुआ मैं। नहीं है। एक सवाल अब बताइएगा क्या शान खान जी ने आचरण है किया उनका, था। क्या उनका कर्म है। देख के लज्जा आती है कि हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा होना चाहिए क्या। शान खान जी ने एक सवाल किया था कि जॉर्ज सोरेस का क्या प्रमाण है, अगर है तो कार्रवाई होना प्रमाण के साथ। आप कार्रवाई अभी देखिएगा, जहां इनका अभी हमें पता चला नेशनल हेराल्ड में मां बेटा दोनों बेल पे बाहर है, जब भी इनको ईडी बुलाती है ये शक्ति प्रदर्शन करने पे आ जाते हैं, पूरी दिल्ली की सड़कों को जाम करने पे आ जाते हैं, अराजकता के ऊपर आ जाते हैं कि भैया हमारे पार्टी के हजारों लाखों वर्कर सड़कों पे आ जाएंगे, आपने हमारे लीडर को जांच के लिए बुलाया कैसे। बजाय इसके कि आप जांच में सहयोग दें, बजाय इसके कि आप दूध के दूध और पानी के पानी को अलग करने में अपना योगदान दें, उल्टा आप इस तरह की बातें करने लगते हैं। और जहां तक जॉर्ज सोरोस की बात है, हम सब जानते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा में भी जॉर्ज सोरोस का राइट हैंड राहुल गांधी के साथ साथ टहल रहा था। क्यों टहल रहा था, क्या हम सबको नहीं पता। क्या ये इत्तेफाक है क्या कि पाकिस्तान की और राहुल गांधी की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एक जैसी होती है। क्या ये इत्तेफाक है क्या कि पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया जाता है कि खुद भारत का एलओपी देखो ये कह रहा है। क्या ये इत्तेफाक है क्या, क्योंकि दोनों लोग नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, दोनों लोग भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहते हैं और दोनों लोग भारत की गरिमा को धूमिल करना चाहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आगे डिबेट में मैं और इनसे सवाल पूछूंगा, अगर आप इजाजत देते मैं अभी पूछ लेता हूं। आप यही पूछिए, बता दें मैं रुक मुझे कर रहा हूं, शान कि खान क्या जी का ये जवाब दें। इत्तेफाक है क्या कि राहुल गांधी फाउंडेशन को। जी जी साहिल जी। शान खान जी, आरोप भाजपा के साफ यही हैं, कहने का मतलब तो यही है कि पाकिस्तान में और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना जो है वो राहुल गांधी की आदत है। नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी। जी देखिए साहिल जी, मैंने भाजपा प्रवक्ता की पूरी बात नहीं सुनी क्योंकि हो सकता है कोई तकनीकी समस्या हो, पर जो आपने प्रश्न पूछा उसमें मैं उत्तर देना चाहता हूं कि भाजपा सत्ता में है। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। यदि उसको लगता है कि राहुल गांधी जी या शान खान या कोई तीसरा चौथा व्यक्ति वो राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिला हुआ है, उसका गठजोड़ है, उसका जुड़ाव है, तो भाजपा सरकार उसको गिरफ्तार करके जेल में डाले। किंतु केवल कोरा जी आरोप लगाना, केवल उसका चरित्र हनन करना, ये कहाँ तक सही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है और आपके पास सारे साक्ष्य हैं, तो आप राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। किंतु राहुल जी आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपसे राहुल जी ने यह पूछ लिया कि मोदी जी का नाम और उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया, तो आपको मिर्ची लग गई। आपको राहुल जी ने यह पूछ लिया कि ट्रंप के सामने मोदी जी सरेंडर हो चुके हैं और उन्होंने भारत के आर्थिक हितों को गिरवी रखकर अमेरिका के साथ समझौता कर लिया जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे, भारत का छोटा व्यापारी तबाह हो जाएगा, तो आपको मिर्ची लग गई और आप राहुल गांधी को देश विरोधी घोषित करने निकल पड़े हो। तो सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है, यह भाजपा के लोगों को समझ लेना चाहिए। सरकार का विरोध एक चीज है और राष्ट्र का विरोध दूसरी चीज है। सरकार का विरोध करना, सरकार की आलोचना करना, ये राष्ट्र की आलोचना और राष्ट्र का विरोध करना नहीं होता है। सरकार का विरोध प्रत्येक जागरूक नागरिक को करना चाहिए और हम विपक्ष में बैठे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सत्ता का डटकर विरोध करें और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। यदि हमारे विरोध से इनको मिर्ची लगती है और ये हम पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं तो इससे हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम पूरी शक्ति के साथ इनके कुकृत्यों का विरोध करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे और जनता को दिखाएंगे कि कैसे मोदी जी अदानी को बचाने के लिए भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं और कैसे वो ट्रंप के आगे सरेंडर हो चुके हैं और उन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की जो स्टीयरिंग है वो ट्रंप के हवाले कर दी है। जी डॉक्टर आशीष जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी बोले। मैं आपके दर्शकों को जरा बताना चाहूंगा मेरी बात कि होगी अगर साहिल पूरी जी? अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था भारत की डगमगाई हुई है। तो जैसे दिनेश जी ने बताया आपके दर्शकों को कि 11th से 4th इकोनॉमी पे हम कैसे आ गए हैं और 3rd इकोनॉमी की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं, मैं आपके दर्शकों के सामने ये बताना चाहूंगा। जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि भैया राहुल गांधी सरकार विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं है, तो जरा ये सवाल बता दें कि आर्मी पे सवाल उठाना क्या मोदी विरोधी है या देश विरोधी है? ये कहना अजय राय का कि जो आपने राफेल रखे हैं ये जंग लड़ने के लिए रखे हैं या जंग खाने के लिए रखे हैं, ये क्या देश विरोधी है या सरकार विरोधी है? जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो एयर स्ट्राइक का सबूत आर्मी से मांगना और ये कहना कि कुछ पेड़ गिर गए, कुछ कौवे मर गए, क्या ये पाकिस्तान की लाइन को सपोर्ट करना है या नहीं है? जब ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो इनके मणिशंकर अय्यर का कहना कि टेररिस्ट पाकिस्तान के आए थे या हमारे भारत के ही इनबॉर्न टेररिस्ट थे, क्या ये पाकिस्तान को क्रॉस फायर देना नहीं है? आप बताइएगा। जब चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, ऐसा बयान राहुल गांधी देते हैं, तो क्या वो इंडियन आर्मी के शौर्य पे सवाल नहीं उठा रहे हैं? जब वो इस तरह के कुकर्मों की बात करते हैं कि चाइनीज सोल्जर ने इंडियन सोल्जर्स को पीट दिया, तो क्या हमारे हर सैनिक के मनोबल का गिराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? जब वो चाइना के साथ 2008 में सीक्रेट एमओयू साइन करते हैं जिसको आज तक पब्लिक नहीं किया गया, तो क्या ये राष्ट्र हित में है? क्या जब वो डोकलाम के कन्फ्लिक्ट के समय चाइनीज एम्बेसी में जाते हैं तो क्या ये राष्ट्र के हित में है? क्या वो राजीव गांधी फाउंडेशन में जब 2 करोड़ रुपए की डोनेशन लेते हैं चाइना से, तो क्या वो राष्ट्र हित में है? अरे शर्म करो यार, कहां राष्ट्रहित की बातें तुम लेके बैठ गए? राष्ट्रहित का एक काम तुम्हें करना नहीं आता। यहां तक कि जब खुद तुम्हारे टाइम पे सेना के पास ना बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी, ना पैरों में जूते होते थे, यहां तक कि दिनेश जी ने बहुत सही कहा, AK-47 की हमें गोलियां तक इंपोर्ट करनी पड़ती थी। और आज वो टाइम है जब हम मिसाइल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहां से कहां हम लेके चले गए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि तुमसे भारत की उन्नति देखी नहीं जाती। जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पे पलने वाले जब तक भारत को धूमिल करने का काम ना करें, तब तक उनके पेट का पानी तब तक हिलता नहीं है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि भारत उन्नति ना करे, और भारत को उन्नति करने से रोकने के लिए इंपॉर्टेंट बिल को पास होने से रोकना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बिल पास ना हो उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट को चलने ही ना दिया जाए। इसलिए अलग अलग देश सिर पैर के मुद्दे लेके आ जाएंगे। वो कभी जनरल नरवाने का लेके आ जाएंगे, कभी वो किसी और का लेके आ जाएंगे, कभी किसी और का लेके आ जाएंगे। कोई भी ऊटपटांग मुद्दा ले आए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन बाद सब उस पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, उस भारत की उन्नति को रोकने का काम करना, भारत को विश्व गुरु ना बनने देना और मोदी के विजयी अश्वमेघ यज्ञ को किसी तरह से रोकने का काम करना। किसी हिंदी पिक्चर में डायलॉग था ना, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चालू करूंगा दोबारा। मैं दिनेश सिंह गेट जी का रुख करना चाहूंगा। सर आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और बेहतर तरीके से सुना, जिस तरह से बातें रखी गई हैं दोनों पक्षों के द्वारा। पर उन सब के बीच में किरण रिजिजू ने एक बयान और भी दिया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था किरण रिजिजू जी ने कि कांग्रेस के अंदर मैच्योर लीडर जो हैं वो नहीं रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कांग्रेस अपना वजूद ढूंढ रही है? जी साहिल, देखिए ऐसा सबसे पहले जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी का कुछ अगर कोई करती है या बुराई करती है या उसका विरोध करती है तो वो एक सामान्य चीज है। मतलब कोई भी जैसे देखिए दूसरे के काम को या दूसरे की मिठाई को अच्छा नहीं बोलेगा ऐसे, तो उस तरीके से वो चीज में कोई गड़बड़ी कुछ नहीं है। वो आपस में एक दूसरे का विरोध करने का काम सभी पार्टीज करती हैं। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब अपने अंदर के खुद के जो लीडर्स हैं, उसी पार्टी के सीनियर लीडर जिन्होंने अपना खून पसीना पार्टी को लंबे समय से दिया, और वही जब कहीं ना कहीं जाकर के मुंह फेरने का काम करें या जैसे वही कहीं ना कहीं बेरुखी करें, तो वो सोचने का मतलब विषय बनता है। और उसमें राहुल गांधी जी को जरूर सोचना चाहिए। मणिशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया कि मैंने राजीव जो युग देखा, और उससे पहले नेहरू युग देखा, और उससे पहले जैसे मतलब बल्कि उसके बाद में जैसे इंदिरा जी के समय वो देखा। लेकिन उसके बाद में जो अभी जो राहुल युग चल रहा है, तो उसमें एक तरह से मैच्योर जो है लीडर्स की, और कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से अनदेखी की जा रही है या मैच्योरिटी कमी हो रही है। तो वो उन्होंने कुछ चीजों लेके बोला। दूसरी बात जैसे है कि पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने वाला काम अगर जैसे कि देश की तरफ से
देश के प्रतिनिधि के तौर पे अगर वहां पर अगर जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, जिससे देश को कुछ हासिल होगा, उसके लिए जाके बिरयानी खाएं, चाहे सूखे चावल खाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वहां जाकर के ये बोले कि भाई ऐसा है कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसको टॉपल करने में, उसको मतलब हराने में हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हम लोग सरकार में आ सके, तो ये बात कहीं ना कहीं जो है एक गलत संदेश देती है। तो उस तरीके से करके वो चीज बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात देखिए, जैसे कि मैं जैसे कांग्रेस प्रवक्ता जो है शान खान जी, तो उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने समय का बेहतरीन सदुपयोग किया और बहुत बेहतरीन तरीके से बातें की। हम लोग यही अपेक्षा जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष उनसे चाहते थे। मैंने पूरे टाइम पे उनका पूरा जो वक्तव्य था संसद में, वो पूरे तरीके से सुना साहिल जी। करीब उनको 40-50 मिनट का समय दिया गया था, उससे ज्यादा समय हो। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दो चीजें कि जैसे उस टाइम जगदम्बा पाल जी जो थे, तो वो मतलब स्पीकर की कुर्सी पर थे, तो उनको लेके बोलते रहे भाई आप हमारी पार्टी में थे, कुछ थे, उस तरह की चीजें। और दूसरा उसके अलावा जैसे कि और जो जनरल नरवानी जो है उनकी पुस्तक को लेकर के, या अन्य जो चीजें थी जिनका मतलब उस टाइम पे बोलना था वो बोल सकते थे, और बोलना भी चाहिए था, चलो ठीक है नेता प्रतिपक्ष के नाते। लेकिन उसके साथ में बेहतर रहता कि वो 5 या 7 मिनट में उसको सम अप करते, बाकी और चीजों पे करते। ट्रेड वॉर, मतलब जैसे ट्रेड वॉर ही बोलेंगे, कोई ट्रेड डील जैसी जो होती है, कोई भी होती है, तो वॉर ही होती है आपस में सारी, जैसे जो कंट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं आजकल जैसे कि मॉडर्न युग हो चुका है, तो अपने तरीके से ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगले से क्या हासिल हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं, जैसे हमने पूरे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ जैसे पीयूष गोयल की बात करें, चाहे अन्य जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिन और रात जा करके रिपोर्ट्स बनाई और एक एक प्रोडक्ट पे बहुत गहन अध्ययन किया, उसके बाद जाकर के इस ट्रेड डील पे साइन किया गया है। नहीं तो 50% का अगर जैसे शुरुआत में करते तो 50% का टैरिफ नहीं लगता। तो बहुत बेहतरीन तरीके से। दूसरा, जैसे रशिया से ऑयल को लेकर के बातचीत में थोड़ा याद आ गया था, इसलिए बता रहा हूँ कि रशिया से ऑयल को लेकर बताया गया पूरी तरीके से, तो वो बैन लगा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, जो पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे चलते रहेंगे, जी नए तरीके से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट रशिया के साथ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को देखिए पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, और ट्रेड जो मतलब एक जैसे डील है उसको लेके ही बातचीत करते हैं। क्योंकि जैसे कि जो भी देश है, जैसे कि अमेरिका भी जो है, तो अमेरिका की देखिए सैलरी इस टाइम इकोनॉमी बहुत फिसली हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे, बहुत बुरी हालत है अंदर वैसे। लेकिन वहां पर जो ट्रंप है आने के बाद, उन्होंने एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ अगर अपने कदम उठाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। उस तरीके से जैसे कि मतलब एक पीएम मोदी है, तो उन्होंने अपनी तरीके से बढ़िया नेगोशिएशन किया। हमने बहुत सारी चीजें जैसे वहां से इंपोर्ट जो करेंगे हम लोग, तो इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट की हमें आवश्यकता थी। जैसे राफेल की जो डील हुई, तो उसमें मान के चले कि बहुत सारी, एक तरह से ये मेड इन राफेल बोले तो गलत नहीं होगा, 50 से 60% जो है वो हिस्सा हमारे यहाँ बनेगा, हमारे अपने खुद के वेपन्स उसमें लगेंगे। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि हम लोग खुद अगर नहीं बनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट करेंगे। और जैसे सेमीकंडक्टर्स को लेके अगर बोले, तो उसमें मशीनरी होगी, प्रोडक्ट्स हो गए, वो हम यूएस से इंपोर्ट करेंगे। और उसमें एक तरह से हमने अगर ड्यूटी की अगर मतलब वहां से रिलैक्सेशन मिलती है तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग कुछ अगर चाहेंगे तो उसके बदले वो भी तो कुछ चाहेंगे ना। से कोई किसी को फ्री में फ्रीलांस तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल तो उसी चीज को लेकर के मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से अगर बात रखते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता। और कहीं ना कहीं जैसे मैं खुद भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टी को दरकिनार करने का काम हो रहा है। और एक इसमें बहुत प्रमुखता से मैं बताना चाहूंगा बात को, जी 1 मिनट का सिर्फ टाइम मुझे दीजिएगा, जी सर कि जिस तरीके से आरएसएस जो है भाजपा के लिए है, उसी तरीके से कांग्रेस में सेवा दल है। लेकिन सेवा दल जो है उसको पूरे तरीके से कांग्रेस में दरकिनार कर दिया गया है। सेवा दल के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि जैसे पहले हमारी पूछ होती थी ग्रास रूट लेवल पे, उस तरीके से हमारी पूछ जो है ऊपर का नेतृत्व नहीं करता, हमें बल्कि मंच पे जगह नहीं मिलती है। तो मैं पूरे तरीके से ये चाहूंगा कि वर्तमान जो है जैसे कांग्रेस जो है, वो पूरे तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की पूछ करे, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य माने और आगे बढ़ाने का काम करे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सब चीजें जो भी हैं, पक्ष में रखें, प्रतिपक्ष में रखें, कुछ भी रखें, सदन में रखें, सदन के बाहर रखें, लेकिन जनता की बात रखें और अपने समय का सदुपयोग करें। जी। जी शान खान जी जी, साहिल जी। सेवा दल, सेवा दल का जिक्र किया गया जो कि बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। देखिए साहिल जी, जो बातें राकेश जी ने कही मैंने ध्यानपूर्वक सुनी, और दिनेश उन्होंने जो बातें कही दिनेश जी उससे ने मैं सहमत भी हूँ। हाँ, सॉरी, दिनेश जी ने, उनकी जो बातें हैं उससे उनसे मैं सहमत भी हूँ। हम में बहुत सारी कमियां होंगी। हम भाजपा की तरह अहंकारी नहीं है कि अपने आप को परिपूर्ण समझ ले। हर व्यक्ति में, हर दल में, हर संगठन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमियां कमजोरियां होती हैं, और उसको सुधार करने की आवश्यकता होती है, और हम उसको सुधार भी करेंगे, हम कर भी रहे हैं। किंतु जिस प्रकार से आज देश की बात है, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के तरफ से हमारे देश में एक कायराना आतंकवादी हमला कराया जाता है, जिसमें हमारे नागरिक मारे जाते हैं, जिसके बदले में हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, और पाकिस्तान घुटनों पर आने वाला था। किंतु
ट्रंप बीच में आता है और ट्रंप ये घोषणा करता है कि मैंने भारत को धमकी अरे देकर आप ही के युद्ध नेता, विराम करवाया। आप ही के अब नेता, आप सुनिए, सर्वोच्च नेता इसको छुट सुनिए, हाँ, कहते हैं। तो मान लो ऑपरेशन युद्ध विराम सिंदूर हुआ को, भी और आप तो कह रहे हैं भारत बहुत को अच्छा करना था, चाहिए था, भारत पहले के फैसला प्रधानमंत्री कर को लो करना चाहिए आपका था, स्टैंड क्या भारत है। के रक्षा मंत्री को करना चाहिए था, किंतु कर कौन रहा है? ट्रंप कर रहा है अमेरिका में बैठकर। तो वो कौन होता है ये तय करने वाला कि हमारा युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा? तो हमारे देश की संप्रभुता कहाँ गई, हमारे देश की गरिमा कहाँ गई? दूसरी बात कि अभी जो ये अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ, उसमें बहुत सारे लोग पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग विपक्ष में हैं। हम लोग विपक्ष में, उसके भी बहुत सारे तर्क हैं, क्योंकि भारत के किसानों के हितों का समझौता मोदी जी ने कर लिया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो अदानी के ऊपर शिकंजा झूठ कसा जा मत रहा परोसिए, है, उसी के एवज झूठ में मत परोसिए। अमेरिका मोदी जी को ब्लैकमेल करके यहाँ के किसानों के हितों का गला घोटने का काम कर रहा है। अब ये व्यापार समझौता होता है, पहले भारत सरकार घोषणा नहीं करती है, पहले मोदी जी घोषणा नहीं करते हैं, पहले घोषणा कौन करता है? ट्रंप करता है। और क्या लिखता है कि हमारा समझौता हो चुका है, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। कौन होते हो आप ये बोलने वाले? भारत कहां से तेल खरीदेगा? भारत के लोग तय करेंगे कि आप तय करोगे? उसके बाद ट्रंप क्या लिखता है कि भारत 500 बिलियन डॉलर के सामान अमेरिका से आयात करेगा। कौन होते हो आप तय करने वाले कि हम कितने कितने बिलियन डॉलर का सामान आपसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या किससे खरीदेंगे? उसके बाद जो अमेरिका की किसी मंत्री हैं वो ट्वीट करती हैं कि अब भारत के बाजार अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए खुल चुके हैं, और अब अमेरिका के डेयरी उत्पाद और कृषि उत्पाद भारत के बाजारों में बिकेंगे। तो जब ये प्रश्न भारत के वाणिज्य मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो जब आपको किसी को कुछ पता ही नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि आपने एक तरफा समझौता कर लिया। ट्रंप ने जो बोला आपने आंख बंद कर उस पर अपनी सहमति दे दी। तो आपने भारत के हितों के साथ समझौता कर लिया, और भारत की संप्रभुता और भारत की गरिमा को आपने ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसको लेकर विपक्ष आपका विरोध कर रहा है। यदि विपक्ष आपका विरोध कर रहा है, इसको आप देश विरोध समझते हो, तो यह आपकी मानसिक विकलांगता है, यह हमारी कमी नहीं है। क्योंकि सरकार का विरोध करना, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, राष्ट्र का विरोध करना नहीं होता है। सरकार का विरोध और देश का विरोध दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने फांसीवाद से और अपने अधिनायकवाद से बाहर आना चाहिए, और उन्हें यह समझना चाहिए कि राष्ट्र का विरोध और सत्ता का विरोध दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी डॉक्टर आशीष रांडा जी। जी डॉक्टर आशीष रांडा जी। साहिल जी मैं जवाब दे सकता हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। दीजिए दीजिए सर। साहिल जी, जी सर, जी दीजिए। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ जी आप दीजिए आवाज। डॉक्टर आशीष जी दीजिए, जवाब दीजिए अपना। साहिल जी क्या मैं जवाब दे सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, दे सकते हैं जवाब अपना। जी जी, आपका आभार, आपका आभार। जी जी, आपका आभार। मेरे कांग्रेस के साथी ने बहुत ही प्यार से बहुत सारे और कई सारे झूठ परोसने का थाली में काम किया अपनी टॉप लीडरशिप की तरह। मैं एक एक करके उनका खंडन करूंगा। देखिएगा, ये कब से कहते आए हैं राहुल गांधी, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से, अगर उस टाइम हमने सरेंडर कर दिया होता तो क्या हम पे इतने सारे टैरिफ लगते? अगर टैरिफ लगे हैं, वो इस बात का सबूत है कि हमने अमेरिका की बातों पे मानने से मना कर दिया, चाहे वो रशिया से तेल खरीदने की शर्तें हो, चाहे वो और बाकी शर्तें हो डेयरी प्रोडक्ट्स की, इसीलिए तो टैरिफ लगे। लेकिन ये फिर भी वही कहे चले जा रहे हैं। ये कहते हैं ट्रंप ने कह दिया भारत की इकोनॉमी डेड है, तो भैया भारत की इकोनॉमी डेड है। ये कहते हैं ट्रंप ने कह दिया डील हो गई, तो डील हो गई। भाई जब भी डील होती है तो भारत का कोई मंत्री, भारत का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर आके आपको ब्रीफ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इनको शुरू से आदत क्या है कि अपने लोगों की बात नहीं माननी, सामने वाले की बात माननी है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो। इनके पासपोर्ट तो इंडियन है, ये खुद को कहते भी इंडियन है, लेकिन ये इंडियन किसी भी एजेंसी पे इतबार नहीं करते। ना इन्हें इंडियन इलेक्शन कमीशन पे इतबार है, ना इन्हें इंडियन जुडिशरी पे इतबार है, ना इन्हें इंडियन लॉ एंड ऑर्डर पे इतबार है, ना इन्हें इंडियन डेमोक्रेसी पे इतबार है। इन्हें इंडियन कोई संवैधानिक
प्रक्रिया पे इनको इतबार नहीं है। और यही वजह है कि जो इनके आपने जो सवाल उठाया था दिनेश जी से, मैं उसका भी थोड़ा जवाब दे देता हूं बीजेपी की तरफ से, कि इनकी टॉप लीडरशिप इनको छोड़ छोड़ के क्यों जा रही है। क्या हम नहीं जानते क्या आज तक किसी पार्टी में ऐसा हुआ कि G23 बना हो जहां पे 23 एमपी टॉप के अलग हो गए हो मेन स्ट्रीम से, फिर चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, संदीप दीक्षित हो, आनंद शर्मा हो, राज बब्बर हो, मतलब ऐसे 23 नाम है मेरे पास, सारे नहीं गिनवाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि 9 कांग्रेस के सीएम जो हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली हो, 9 सीएम की बात कर रहा हूं मैं। फिर चाहे वो अशोक चौहान हो महाराष्ट्र के, कैप्टन अमरिंदर हो पंजाब के, विजय बहुगुणा हो उत्तराखंड के, एमएस कृष्णा हो कर्नाटका के, एन किरण रेड्डी हो आंध्र प्रदेश के, दिगंबर कामत हो गोवा के, एनडी तिवारी हो उत्तराखंड के, जगदंबिका पाल हो यूपी के, या प्रेरणा कांदू हो अरुणाचल के। अब सोचिएगा जब इनकी इतनी टॉप लीडरशिप इनको छोड़ छोड़ के जा रही है, लेकिन इनकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा, ये सोचते हम अपने नेताओं को अपने साथ टेबल में बिठाएंगे और राहुल गांधी एक हाथ से अपने कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाऊंगा और दूसरे हाथ से अपने नेता को खिलाऊंगा। भैया वो नेता का कद और पद तो देख लो, आज वो हेमंत बिश्व शर्मा कहां तक पहुंचा है, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि असम में जाके तुम अपना कोई एंट्री ले सको या कोई गलत बात कर सको, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश कर सको। और जहां तक बात रही झूठ परोसने की, वो झूठ शुरू से परोसते रहे हैं, चाहे सीएए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे एसआईआर हो, हमेशा से इन्होंने लोगों को डराया है, हमेशा से लोगों को वर्गलाया है, हमेशा से लोगों को बहकाया है, झूठे इल्जाम को लगाया है और फिर छोड़ के भाग गए हैं। शान खान जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा सर। देखिए साहिल जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी पूर्वक आचरण करना चाहिए। किसी भी नागरिक को, किसी विपक्षी सांसद को या विपक्षी नेता को यदि आप देशद्रोही कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं, अरे भैया तुम पार्लियामेंट में खड़े होके अपने साथी को ट्रेटर बोलते हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपके पास प्रमाण है, 2 सेकंड, आपके पास प्रमाण है तो आप सरकार में बैठे हैं, आप गिरफ्तार करवाइए, जेल में भेजिए, अन्यथा ऐसे केवल और केवल बयानबाजी करके किसी का आनी चाहिए ऐसे आदमी को। भाई ठीक है सर, कैसे तुम पार्लियामेंट में खड़े होके अपने को एमपी को ट्रेटर बोल सकते हो? क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं सर, जवाब ले दीजिए सर। शान खान जी, आप कुछ कहना है? नहीं, मैंने कर ली अपनी पूरी बात। ठीक है सर। दिनेश सिंह जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। जी धन्यवाद। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि जैसे जब देश की अगर बातचीत है तो उस समय देखिए देश के अंदर रह करके देश के लोगों के लिए जो काम कर सके वही नेता प्रतिपक्ष है उनको, क्योंकि जैसे आज मतलब विषय है तो इसी पे मतलब बोलने के लिए बात मैं कर रहा हूँ कि उस तरीके से देश हित में जितनी बातचीत कर सकते हैं उतनी बात उनको करनी चाहिए, और देश के बाहर जाकर के कोई इस तरह का मैसेज नहीं देना चाहिए जिससे कि मतलब जाकर के कोई गलत मैसेज पहुंचे या कोई देश मतलब एक जो है उनके बारे में कुछ गलत सोचे। तो मैं चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि देश में रह करके भी देश की बात करें, देश के बाहर भी बात करें। बाकी पार्टी को किसी को मतलब कि जैसे भाजपा हो चाहे किसी पार्टी की मतलब कुछ अगर उसमें अगर बोले तो वो बोलने में पूरा स्वतंत्र है, उनको मतलब कि सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी सब चीजें बोलते रहें, लेकिन पूरी तैयारी के साथ अगर बोले तो ज्यादा बेहतर है, यही मैं अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर आशीष राणा जी आपका जुड़ने के लिए। शान खान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दिनेश सिंह गेट जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। साफ तौर पर बात तो यही है कि आज की बहस में आरोप भी थे, पलटवार भी, और कई अनुत्तरित सवाल भी। किरण रिजिजू के बयान ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। वही राहुल गांधी और कांग्रेस इन आरोपों को राजनीति बता रही है, कांग्रेस इन आरोपों को राजनीति बता रही है। और ये बड़ी बात तो यही है कि पारदर्शिता की बात होती है, लोकतंत्र की मजबूत बहस से होती है और गतिरोध से नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि संवाद जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।